हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये जो सीरीज बन रही है भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ के जो बच्चे हैं एसएल के जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप बीकॉम में हो, प्रोग्राम या ऑनर्स में, और अगर आपके पास भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो कांग्रेचुलेशन, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, तो आज हम करवाने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने इससे पहले पढ़ा था बायबैक ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, है ना। और अब हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है यूनिट 1 का। ठीक है, तो भाई ये चौथा लेक्चर है मेरा अभी तक का। ठीक है, चौथा लेक्चर है चैप्टर 4। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 इशू ऑफ डिबेंचर। पहले हम सीखेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम आपको डिबेंचर समझेंगे, डिबेंचर के बाद हम इसको थ्योरेटिकल में समझेंगे थोड़ा, फिर हम आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे, मींस आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो देखो डिबेंचर्स की पहले तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में लिखा है कंपनी एक्ट 2013, मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार डिबेंचर्स इंक्लूड्स, यहाँ पे लिखा है डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स। जो डिबेंचर्स होते हैं वो अपने अंदर इंक्लूड रखते हैं डिबेंचर स्टॉक्स, उसको डिबेंचर स्टॉक्स बोल सकते हो आप। ठीक है, डिबेंचर स्टॉक्स बोल सकते हो आप, बॉन्ड्स बोल सकते हो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हो। कह रहा है ऑफ आ कंपनी एविडेंस। डिबेंचर्स जो होते हैं वो एक कंपनी एविडेंस के रूप में काम भी करते हैं एज अ डेब्ट। ठीक है, लिखा है वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज एंड असेट्स ऑफ ए कंपनी और नॉट, जिसको हम कंपनी की असेट्स के रूप में भी दिखा सकते हैं या फिर उसको नहीं भी दिखा सकते। ठीक है, अब देखो डिबेंचर्स तो एक तरह से होता है वो लोन होता है, और वो क्या करता है एक लाइबिलिटी की होती है हमारी जो वो बढ़ाता है। पहले तो हमारी असेट होती है, ठीक है, मगर अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम डिबेंचर्स को सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लोगों को पब्लिक तक पहुंचा भी सकते हैं डिबेंचर्स होल्डर्स तक। ठीक है, जब हम डिबेंचर्स को बेच देते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी बनती है, पैसा चुकाने वाली। जब हम जैसे कि मान लो डिबेंचर्स बेचेंगे तो पैसा आएगा कंपनी में, जैसे ही पैसा आएगा कंपनी में तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भैया, तो हमने देखा कि डिबेंचर्स एज अ लाइबिलिटी भी काम करते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और डिबेंचर्स को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से डिबेंचर्स वर्क करते हैं। तो डिबेंचर जो होते हैं ना वो लोन, मैंने अभी कहा था, तो लोन कैसे होते हैं। ठीक है, मान लो मेरी एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी का नाम है पार्ले लिमिटेड। पार्ले लिमिटेड ये क्लॉथ्स बनाती है, कपड़े नहीं, वो बिस्किट नहीं बनाती, क्लॉथ्स बनाती है। और मेरी जो कंपनी है ना, इसको किसी को लोन चुकाना है, इस कंपनी के ऊपर पहले ही ऑलरेडी कर्जा है। कर्जा किनका है, तो भाई इनको 100 करोड़ का क्या चुकाना है, पैसे चुकाना है 100 करोड़ रुपए। कैसे चुकाएगी, अब कंपनी ने देखा कि हमारे पास 100 करोड़ का ऐसा कैश लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं है, तो कंपनी ने बोला कि हमारे पास पड़े हैं डिबेंचर्स। क्या पड़े हैं, डिबेंचर्स। अब उसने बोला कि डिबेंचर्स जो है ना वो 200 करोड़ के लगभग होंगे, हमरा 100 करोड़ के डिबेंचर्स उसमें से निकाल देते हैं, और जैसे ही 100 करोड़ के डिबेंचर्स निकाल देंगे तो हमारा जो लोन है वो भी चुक जाएगा और पैसे भी हो जाएंगे बराबर। ठीक है, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कंपनी ने 100 करोड़ के डिबेंचर्स निकालने का वादा कर लिया। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गई, हमें लोन कौन कौन दे सकता है, लोन दे सकते हैं बैंक्स, कोई भी बैंक हो सकता है जो लोन देता है, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है, पता है। बट कंडीशन ये आती है कि हमें 100 करोड़ का लोन चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि 100 करोड़ का लोन कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई बैंक तो नहीं देगा इतना बड़ा लोन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ना एक नया तरीका निकालना पड़ेगा। और हमने नया तरीका निकाला कि हम अपने डिबेंचर्स को पब्लिक तक बेचेंगे। पब्लिक कौन, जनता। तो भाई जनता जो है वो अंधा पैसा फेंक सकती है। ठीक है, तो हमने देखा कि पब्लिक जो है ना वो भूखी है डिबेंचर्स के लिए। अगर आपकी कंपनी में गुडविल अच्छी है, मेरी कंपनी की गुडविल अच्छी है, तो हमें 100 करोड़ यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैंने ना अपने डिबेंचर्स जो है इनको सेल करना स्टार्ट करे। मैंने डिबेंचर्स ऐसे नहीं बेचे, पूरे 100 करोड़ एक बंदा नहीं देगा, मैंने इस 100 करोड़ को क्या करा, बांट दिया।
इसके मैंने कम से कम 10 लाख डिवेंचर्स बना दिए अलग अलग, क्योंकि 100 करोड़ रुपए के मेरे डिवेंचर्स थे। एक डिवेंचर की कीमत जो है सपोज करते हैं 100 रुपए है। एक डिवेंचर्स की कीमत कितने है? 100 रुपए का एक है, और मेरे पास कितने हैं? 100 करोड़ रुपए है, तो 100 लगा दो, ठीक है। अब इसके पीछे 8 जीरो लगा दो, ठीक है। ऐसे मान लो 3 3 6 7 8 9 हो गई भाई। अब 2 जीरो कट गई, अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, तो अभी यहाँ पे 6 आ गया। मतलब कि अभी जो मैंने यहाँ पे डिबेंचर्स बना दिए ये मेरे हो गए 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स, ठीक है। मैंने 10 लाख मार्केट में डिबेंचर्स इशू करे, 10 लाख डिबेंचर इशू करे, तो मेरे पास 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ रुपए किससे आए मेरे को? पब्लिक से। तो पब्लिक से मैंने, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो मैंने क्या लिया है? मैंने पब्लिक से कर्जा लिया है। क्या लिया है भाई? लोन लिया है। अब ये जो 100 करोड़ के डिवेंचर्स है ना, अगर पब्लिक मेरे को वापस करती है, डिवेंचर रिडीम करता हूं मैं, तो उनको उनका 100 करोड़ रुपया वापस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो हम इसमें आज ये पढ़ेंगे कि डिवेंचर्स जब हम इशू करते हैं पैसों के लिए, तो डिवेंचर्स कैसे कैसे किस किस केसेस में इशू करे जाते हैं, डिवेंचर्स को कैसे इशू कर सकते हैं। एक नॉर्मल तरीका बताऊं तो नॉर्मल तरीका में जैसे कि 100 है उसकी फेस वैल्यू, डिवेंचर्स का एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 है, तो मैं डिवेंचर्स को जो मार्केट में इशू कर रहा हूं तो मैं पूरे 100 रुपए पे इशू करूंगा, वो होगा हमारा एट अ पार। अगर मैं उसी डिवेंचर को ज्यादा रेट पे इशू करता हूं, मतलब कि मैं डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करता हूं तो 110 रुपए ले लूंगा, या डिस्काउंट पे इशू करता हूं तो 98 या 97 रुपए ले लूंगा। तो इस तरह से हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं मार्केट में, ठीक है। और डिवेंचर्स क्या होता है? हमारी लायबिलिटी बढ़ाता है, हमारे को लोन दिलाता है, और डिवेंचर्स से हमारे कंपनी की कैपिटल पे असर पड़ता है, ठीक है। समझ आ गया? तो भैया इतनी बात तो क्लियर हो गई डिवेंचर्स होते क्या है। अब डिवेंचर्स का थ्योरेटिकल पोर्शन वो कवर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फीचर्स कि डिवेंचर्स जो है इनकी फीचर्स क्या क्या होती हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवेंचर्स की फीचर्स से। तो डिवेंचर्स की पहली फीचर होती है, फीचर्स ऑफ डिवेंचर, कि ईच डिवेंचर हैज फिक्स्ड फेस वैल्यू एंड पार वैल्यू। कहता है कि डिवेंचर जो होते हैं ना उसकी फेस वैल्यू और उसकी पार वैल्यू फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो डिवेंचर्स की पहली फीचर्स क्या है कि फिक्स्ड रहेगी, क्या? उसकी फेस वैल्यू और उसकी पार वैल्यू फिक्स रहेगी भाई, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है आपकी उस चीज की कीमत कितनी है मार्केट में, ठीक है, वो फेस वैल्यू। सपोज करते हैं मेरा पेन है, मार्कर है, मार्कर की 20 रुपए कीमत है, तो ये है इसकी फेस वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है? जिस रेट पे इस मार्केट में इसको बेचना चाह रहे हो, अभी आपके पास 20 रुपए का, अगर आप इसको 25 रुपए में बेच रहे हो तो वो प्रीमियम हो जाएगा। अगर आप इसको 18 रुपए में बेच रहे हो तो वो डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप इसको 20 का 20 में ही बेच रहे हो तो वो हो जाएगा हमारा पार, मतलब कि जो अमाउंट है उसी पे बेचना पार। तो पार वैल्यू और फेस वैल्यू आपकी सेम रहती है डिवेंचर्स की पहली क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी फीचर है डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटेड ऑफ द कंपनी। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं ना उनको हम क्रेडिट करके दिखाते हैं, किसमें? कंपनी में या बुक्स ऑफ अकाउंट में, कि भाई डिवेंचर्स आए हुए क्रेडिट साइड में डाल दिए, ठीक है। डिवेंचर होल्डर जो है हमारी एसेट्स के रूप में एक तरह के काम करेगा, डिवेंचर्स लायबिलिटी के रूप में काम करेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड। जो डिवेंचर्स होते हैं वो जनरली सिक्योर्ड होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अगला है डिवेंचर्स आर रिडीमेबल रिपेबल एट द स्पेसिफिक टाइम। मतलब डिवेंचर्स जब हम इशू करते हैं, डिवेंचर्स को इशू करने के बाद जैसे रिडीम भी करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, जैसे 20 ईयर्स 20 साल। हम डिवेंचर्स को इन 20 सालों में अपने आप ही रिडीम कर सकते हैं, उनसे छीन सकते हैं, मगर अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं छीनेंगे, क्योंकि अगर आप डिवेंचर्स होल्डर से डिवेंचर रिडीम करते हो तो उस केस में आपको उनको देना पड़ेगा इन कैश मनी, पैसा, क्योंकि आपने उनसे जब इशू करा था तो पैसा लिया होगा, अब आप उसको दे रहे हो तो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा डिवेंचर्स होल्डर्स को, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम पे रिडीमेबल भी होता है और रिपेबल भी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर ई, डिवेंचर्स आर वेरी रिस्क फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। भाई कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर जो होते हैं ना बहुत रिस्की होते हैं। मैंने बताया था 100 करोड़ रुपए अगर आप ले रहे हो, जनता दे तो देगी पैसा, फिर निकालने के टाइम पे आपसे निकलेंगे नहीं,
और आपसे नहीं निकलेंगे तो जनता आपका क्या क्या निकाल देगी वो आपको सोचना है, ठीक है। तो ये बड़े रिस्की होते हैं डिबेंचर्स, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर एफ लिखा है डिबेंचर डज नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। जो भी डिबेंचर्स होल्डर्स हैं उन लोगों को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं और जो भी हमारे डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट किनको होता है भाई, वोटिंग राइट होता है जो शेयर्स खरीदते हैं, शेयर होल्डर को, ना कि डिबेंचर्स होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता कंपनी की तरफ से भी और वैसे लीगली भी, ठीक है। प्रोविजन में मना किया क्योंकि डिबेंचर्स हमारी क्या है, एक असेट्स तो है बट एक रिस्की एसेट है, तो एक तरह से लाइबिलिटी ज्यादा बन जाती है, ना कि एसेट्स बोलते हुए, ठीक है। तो ये थे उसके कुछ फीचर्स जो मैंने आपको डिबेंचर्स के बताए। अब हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स में बी इशूड इन द फॉलोइंग वेज। डिबेंचर को किस किस फॉलोइंग वेज में इशू करा जाता है। पहला लिखा है इशू ऑफ डिबेंचर एट ए कैश। आप डिबेंचर्स को कैश की फॉर्म में भी इशू कर सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का है कि आप डिबेंचर्स को लोगों तक बेचो, ये मेरे डिबेंचर्स है कंपनी के, मैं इसको लोगों तक भेज रहा हूँ, ठीक है। और लोगों से मैं क्या ले रहा हूँ, मैं कैश ले रहा हूँ, इसके बदले मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, कैश आ रहा है। और जा क्या रहा है मेरे पास, जिससे जा रहे हैं डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स देके आप उनसे कैश की फॉर्म में ले सकते हो, पैसा चलता है। अगला है इशूड ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो। मीन्स आप कोई भी असेट्स के रूप में भी ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। सपोज करो इसने इसको एक डिबेंचर दिया जिसकी कीमत थी 100 रुपए, और इसने उस कैश के बदले 100 रुपए ना देते हुए 100 रुपए की एक टी शर्ट पकड़ा दी। टी शर्ट जो पकड़ा दी उस टी शर्ट का नाम है क्लफी। क्लफी जो है टी शर्ट इतने की नहीं आती, वैसे 300-400 की आती है जो मैंने पहनी है, ठीक है। तो भाई ये जो टी शर्ट है वैसे वही बता रहा हूँ मैं तो बाकी। तो डिबेंचर्स क्या है, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी अलग रूप में आप इसको इशू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। आप किसी को डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हो। आपने ना अभी क्या करा, आपने इस बंदे से पैसा लिया है, इसका 10 लाख रुपए, कितने रुपए, 10 लाख रुपए आपने इससे लिया है। अब ये बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, अगर तू कल को पैसा ले रखा है जो मेरा भाग जाता है तो मैं क्या करूंगा। तो इसने बोला कि भाई मैं तेरे को डिबेंचर्स दे रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ ना, बेच नहीं रहा हूँ, डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहा हूँ, उसको संभाल के रख, और जब मैं तेरे 10 लाख रुपए चुका दूं तो तू मेरे को डिबेंचर्स वापस कर दियो। और डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए होनी चाहिए एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ एक्सचेंजिंग, ठीक है। ये थे हमारे 3 केस जिसमें हम डिबेंचर्स को इशूड कर सकते हैं फॉलोइंग वेज में, ठीक है। तो हमने देखा इसके फीचर्स और इसके अभी तक जो इशू करने के तरीके हैं वो। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब हम पढ़ेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या क्या अलग चीजें होती हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहली चीज तो ये है सबसे पहली चीज तो ये है कि डिबेंचर और शेयर्स में नेचर का इशू होता है। नेचर मतलब कि उनकी खास बात होती है, कुछ ना कुछ उनकी नेचर्स होगी। तो नेचर ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो शेयर्स होते हैं वो हमारे एज अ असेट के रूप में काम करते हैं, और डिबेंचर्स एक तरह से एज अ लोन हो सकता है, लाइन लिख दिया सॉरी भाई मैंने, लोन या लाइबिलिटी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये इसकी फीचर्स नेचर हो जाती है, सॉरी, ठीक है। पॉइंट नंबर बी इन रिटर्न। देखो भाई अगर आप अपने किसी भी जगह पे शेयर्स इशू करते हो, ठीक है, तो शेयर्स को आप रिटर्न कर सकते हो, शेयर्स पे कोई आपको फायदा ही होगा। डिवेंचर्स इशू करते हैं तो आपकी लोन बढ़ती है, मतलब कि आपका लॉस बढ़ता है, कैपिटल जो है वो कम होती है, कैपिटल डेबिट होगी, और साथ ही साथ आपका जब रिटर्न आएगा नहीं तो डिवेंचर से इतना रिटर्न नहीं मिलता जितना शेयर से मिलता है, ठीक है। तो ये इनका दोनों का डिफरेंस हो जाता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब देखो सिक्योरिटी जो होती है वो शेयर्स में तो सिक्योरिटी अच्छी खासी होती है, बट डिबेंचर्स में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। और डिबेंचर को बट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कि आप किसी से लोन वगैरह चुकाने के रूप में आप दे सकते हो, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको ऐसे यूज नहीं कर सकते एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। आगे लिखा स्टेबिलिटी इन रिटर्न।
स्टेबिलिटी किस किस की होती है रिटर्न्स में? तो भाई स्टेबिलिटी ज्यादा जो होती है वो होती है हमारी शेयर्स की डिबेंचर्स के मुकाबले। स्टेबिलिटी इन रिटर्न्स क्या होती है? अगर मान लो आपने पैसा वगैरह दिए, वैसे डिबेंचर की भी होती है। कोलेटरल में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप किसी से भी लोन या उधार लेते हो पैसा, तो आप उसको डिबेंचर से इशू करते हो, फिर आप उसको बाद में रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी दोनों की ही होती है, बट ज्यादा जो है वो शेयर्स की अच्छी होती है। बट काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें शेयर्स स्टेबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आता है क्लेम, सॉरी पॉइंट नंबर 5 आता है क्लेम। क्लेम किसके लिए कर सकते हो? तो भाई आप जो है वो क्लेम अपने डिबेंचर्स के लिए कर सकते हो, ना कि आप शेयर्स के लिए कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर अगला है हमारा वोटिंग राइट। वोटिंग राइट किसको होता है? भाई वोटिंग राइट जो है वो किसको है? वोटिंग राइट हमेशा डिबेंचर्स वालों को नहीं होता, शेयर होल्डर्स वालों को वोटिंग राइट दिया जाता है, ना कि डिबेंचर्स होल्डर्स को। तो ये आप डिफरेंस से लिखोगे कि जो शेयर होल्डर्स है इनको वोटिंग राइट होता है कंपनी एक्ट 2013 की तरफ से, बट डिबेंचर्स होल्डर्स को नो वोटिंग राइट्स। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट, कह रहा है कि एट अ डिस्काउंट जो है वो किसको इशू कर सकते हैं, किसको नहीं। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो शेयर्स को एट अ डिस्काउंट इशू कर सकते हो, बट जो डिबेंचर्स हैं डिबेंचर्स को एट अ डिस्काउंट कर सकते हो इन सम केसेस। कुछ केसेस में आप डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिस्काउंट। आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ठीक है, और प्रीमियम पे क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, या पार पे रिडीम कर रहे हो। ठीक है, तो डिबेंचर्स भी इशू होते हैं डिस्काउंट पे, बट जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर्स है, वो डिस्काउंट पे आप इशू नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि कर पाओगे, अब आप बोल रहे हो कि नहीं कर पाओगे। भैया इसमें क्या फंडा है? तो भाई कुछ केसेस में शेयर्स को और डिबेंचर्स को बैन कर रखा है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो वो ऐसा है कि नहीं कर सकते कुछ केसेस में डिबेंचर या शेयर को एट अ डिस्काउंट पे इशू। ठीक है, समझ आ गया? तो ये थे बेसिकली कुछ छोटे छोटे डिफरेंस जो आपकी बुक्स में थे, बाकी डिफरेंस का इतना ज्यादा रोल नहीं होता। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, कि कौन कौन से टाइप्स के डिवेंचर होते हैं। बुक के अंदर 5 टाइप्स के डिवेंचर मेंशन है, मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स के डिवेंचर लिखे हैं। एक डिवेंचर जो मैंने छोड़ा है वो आप बुक से जाके रीड करोगे। ठीक है, वैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोर्ड पे मेंशन करे। पहला आता है डिस्काउंट, पहला डिवेंचर का टाइप्स है भाई ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में ये जो है ऐसे डिवेंचर्स इशू करते हैं जो हमारी एसेट्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एसेट्स को इंक्रीज करने वाले जैसे डिवेंचर्स होते हैं ना, कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर बोल सकते हो जनरल रिजर्व, तो इस तरह से हम सिक्योरिटी के बेस पे डिवेंचर इशू करते हैं। तो पहला टाइप आता है टाइप्स ऑफ डिवेंचर में ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी का। ठीक है, सेकंड डिवेंचर आता है जिसका हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर में क्या होता है, ऐसे डिवेंचर जिनको बाद में हम ले सकते हो वापस। तो दो तरह के आते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, दोनों ही तरह के डिवेंचर से हम इशू करते हैं, दो तरीके से। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। अब भाई ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड में आता है एक रजिस्टर्ड और एक बियरर। रजिस्टर्ड मतलब वो डिवेंचर जो हमारी बुक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, बियरर वो डिवेंचर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होते, बट हम उनका लॉस जो है वर्बली झेल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो होता है बेरर। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब होता है कि किन डिवेंचर्स को पहला राइट होता है, पहली प्रायोरिटी होती है इशूड की या रिडीम की। तो हमें जो है फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर देखने को मिलते हैं जिनको प्रायोरिटी राइट होता है। बाकी अदर डिवेंचर से, जो भी बाकी अदर डिवेंचर है, हम उससे ज्यादा जो हमारे फर्स्ट और सेकंड डिवेंचर है उनको हम रिडीम भी कर सकते हैं और इशूड भी कर सकते हैं प्रायोरिटी केसेस में। ठीक है, तो भाई ये जो सारी चीज थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब आप इसको उतार लो, 2 मिनट में शांत हो जाओ। हाँ भाई, तो उतार लिया, फोटो वोटो खींच ली, स्क्रीनशॉट वगैरह जिसको लेना था ले लिया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल केसेस की। ठीक है, तो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी, अब हम नीचे देखेंगे जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ इशूड डिवेंचर। जब आप डिवेंचर इशू करते हो तो उस केस में जनरल एंट्री किस किस के ऊपर बेस्ड होती है, और मैं अभी करके भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एट अ पार, जब भी आप पार पे कोई भी चीज इशू करते हो, पार मतलब क्या होता है, अगर आपकी फेस वैल्यू 100 है और आपकी जो देने की वैल्यू है, इशूड वैल्यू है, वो भी 100 है, तो आप बोलोगे एट अ पार, आपकी फेस वैल्यू और आपकी इशूड वैल्यू सेम होनी चाहिए।
एट अ प्रीमियम है, आपकी फेस वैल्यू तो डिबेंचर की 100 रुपए है, आप जो लोगों को दे रहे हो वो 110 रुपए में दे रहे हो, 10 रुपए का कमीशन, वो प्रीमियम बोलते हैं उसको, कमीशन नहीं बोलते, वर्ड गलत है, आप बोलोगे सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें पैसा आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बात करते हैं एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट अगर किसी को इश्यू कर रहे हो तो 100 रुपए का डिबेंचर है तो आप उसको 98 रुपए में इश्यू करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एट अ डिस्काउंट। तो हम टोटल 8 केस पढ़ने वाले हैं, 5 केस तो वो है, 3 केस हम ये आपको पढ़ाएंगे, टोटल 8 केस है, 8 केस की जनरल एंट्री आपको सिखाऊंगा, इससे ज्यादा आपकी पूरी की पूरी बुक्स के अंदर जनरल एंट्री नहीं मिलने वाली इश्यू ऑफ डिबेंचर में, ठीक है। 3 केस ये हो गए। अब मैं बात करने वाला हूँ, ये जो टेबल आपको दिख रही है ये टेबल आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, ये टेबल को हम सपोज करके बना के रखेंगे। अभी ये सारे पहले मैं रब कर देता हूँ, आप इसको उतार लो, एक बार उतार लिया तो दोबारा, हाँ जी, तो मैं रब कर दूं इसे, तो भाई मैं रब कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है। तो पहले हम जो 3 जनरल एंट्री पढ़ने वाले हैं वो इन तीनों के पढ़ेंगे, एट अ पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। हाँ भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी जनरल एंट्री और बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपको डिबेंचर इशू करने हैं एट अ पार, तो हम पहले पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हम पढ़ने वाले हैं एट अ पार, कि अगर आप डिबेंचर इशू करते हो पार पे, जिसकी 100 रुपए तो फेस वैल्यू है और 100 रुपए ही आपकी इशूड वैल्यू होती है, ठीक है, समझ आ गया। तो पहले हम पार का केस पढ़ने वाले हैं, केस नंबर 1, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। एक कंपनी है, कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे, कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे और डिबेंचर के जो पैसे हैं वो इस तरह से आए हैं, एप्लीकेशंस पे आए हैं 2 रुपए कह सकते हो, ठीक है, 2 के हिसाब से। उसके बाद अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट के ऊपर आए हैं हमारे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे आपके आए हैं कितने रुपए, 3 रुपए, ठीक है। 10,000 का डिबेंचर है और यहाँ पे लिखा है 8% एट द रेट डिबेंचर्स, ठीक है। 10,000 डिबेंचर इशू करें, 8% एट द रेट डिबेंचर्स है और एक डिबेंचर की कीमत जो है वो पर डिबेंचर की 100 रुपीज की कीमत है एक डिबेंचर। तो भैया इसकी जनरल एंट्री पास कर दो, फटाफट से डिबेंचर वाली एंट्री कर दो, ठीक है। एंट्री कैसे होगी अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ, नॉर्मल सा आपको एक अकाउंट बना के सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया अकाउंट, ज्यादा अच्छा तो नहीं है राइटिंग वगैरह, बट काम चलाऊ है, काम कर जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा बन गया अकाउंट, ठीक है। मैं इसमें अमाउंट लिखने वाला हूँ, ठीक है, ऊपर बाकी पर्टिकुलर वगैरह बाकी आप। अब एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, डिबेंचर में शेयर्स जो चालू कर रहा हूँ जनरल एंट्री इससे पहले, कि जहां भी आप पहले जो शेयर्स की इशू की एंट्री करते थे, जैसे कि आप लोग हमेशा करते आए हो कि शेयर्स एप्लीकेशन में क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, ऐसे ही करते थे इशू की एंट्री, या फिर आप जो भी शेयर्स की एंट्री करते थे इशू वगैरह की, इशू ऑफ शेयर चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिबेंचर्स पढ़ रहे हैं, तो जहां पे शेयर्स वर्ड था ना उसकी जगह में वर्ड डालूंगा डिबेंचर। एंट्री बिल्कुल सेम होने वाली है, डिबेंचर्स की और शेयर्स की जनरल एंट्री में कोई फर्क नहीं होता, जहां शेयर्स वर्ड था उसकी जगह वर्ड आएगा डिबेंचर। तो शेयर एप्लीकेशन जो मैं एंट्री करता था बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन, अब मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर एप्लीकेशन। समझ आ गया, बस इतना ही फर्क है, पूरी एंट्री सेम करनी है। डिबेंचर्स के क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह सॉल्व कराने वाला हूं भाई। पहला क्वेश्चन है एट अ पार, जब आपकी फेस वैल्यू और आपकी जो इशू वैल्यू है 100 रुपए बराबर है, तब उस केस में आपको क्या एंट्री करनी होगी, सिंपल। एक चीज और याद रखना, जहां क्वेश्चन में आता है 8% एट द रेट डिबेंचर, तो आपको ये जो 8% है ना भाई, इसको भी लेके चलना पड़ेगा। जब आप एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर तो डालोगे, मगर टू में 8% एट द रेट डिबेंचर अकाउंट ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। क्या लिखोगे,
मैंने क्या बोला, अब आपको सीधा एंट्री में देखने को मिलेगा। तो एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि मैंने 10,000 शेयर इश्यू करे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर हो जाएंगे हमारे, 100 शेयर हो जाएंगे, 100। ठीक है, अब एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी भाई, पहली एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू में एट द रेट कितने परसेंट है, 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशंस आएंगी, एप्लीकेशंस आ रही है, तो एप्लीकेशंस आ रही है, तो एप्लीकेशन कितने के हिसाब से आ रही है, 2 रुपए के। कितने डिवेंचर्स हमारे यहाँ पे देख सकते हो, कितने हमने, मतलब कि हमने 10,000 रुपए के इश्यू करे ना, तो हमारा एक शेयर जो है 10 का है, तो हमने 10,000 शेयर दिया, बोल सकते हो 10,000 डिवेंचर्स इश्यू करें। तो हम लिखेंगे 2 की इससे मल्टीप्लाई करके, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20,000, 20,000। ये एट आप पार की एंट्री बता रहा हूं, जब दोनों की दोनों सेम होगा। ठीक है भाई, तो ये जो आई है, ये क्या आई है, हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, लाइन लगा दो। पहली एंट्री खत्म हो गई। दूसरी एंट्री क्या करते थे, हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। तो अब हम वही करेंगे, शेयर एप्लीकेशन की जगह बस क्या आ जाएगा, एट द रेट 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, ना शेयर कैपिटल क्या आएगा, टू में डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बस इतना आएगा। डिवेंचर्स अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे एप्लीकेशन के पैसे। तो अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट सेम रहेगा 20,000। कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे करते हैं अगली एंट्री। पहली एंट्री खत्म हो गई, अब पैसा किस पे आएगा, अलॉटमेंट पे। भैया पहली एंट्री हो गई खत्म, अब पैसा आएगा अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में कितने के हिसाब से पैसा आया, 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 10,000 शेयर है, 5 के हिसाब से पैसा आया है, तो क्या एंट्री होगी, फटाफट बताओ। अगली एंट्री क्या करते हैं, अगली एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। आपको याद है कि एंट्री इनवर्स हो जाती है, जो एंट्री सेकंड वाली हो पहले आ जाएगी, बैंक वाली फिर दूसरे नंबर पे पीछे आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर्स एट द रेट 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री किसके हिसाब से होगी, 5 into 10,000। तो हम क्या करेंगे, 50,000 रुपए। कैसे करा मैंने, 5 into 10,000। यहां पे कैसे करा था, तो भाई यहां पे करा था 10,000 into 2। तो आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना है, कहीं भी लिखो गलत मत करना। ठीक है, 50,000, 50,000 रुपए आ गए। अब हमारी एंट्री होगी बैंक वाली। अभी जो है ये पैसा ड्यू है, पैसा ड्यू है, ये ड्यू की एंट्री होती है। पहले पैसा हमने मान लिया कि पहले पैसा आना ही है, अब ड्यू की एंट्री है तो बैंक में आ जाएगा, तो ट्रांसफर कर देंगे बैंक में। तो जो आपका अकाउंट बनेगा उसमें एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू में एट द रेट 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एंट्री कितने से आएगी, फिर से अलॉटमेंट में 50 के हिसाब से पैसा आया है भैया, 50,000 समझ रहे हो। तो एंट्री हो गई खत्म। पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरी एंट्री भाई, थर्ड एंट्री जो हमारी होने वाली है, तीसरी फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आई थी, 3 रुपए आई थी, और 10,000 हमारे क्या है, 10,000 हमारे डिवेंचर्स है, हमने इशू करे थे। सेम एंट्री यही करेंगे, बस हम क्या लिखेंगे, एट द रेट 8% डिवेंचर्स इशूड ऑन फर्स्ट कॉल। यहाँ पे इशूड एक वर्ड डाल लेना, इशूड एट फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से। 30,000 रुपए कहाँ पे आ जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे। और जब 30,000 रुपए ड्यू हो जाएंगे तो 2 में डिवेंचर्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा पैसा ड्यू हो गया, अभी रिसीव्ड भी हो जाएगा। रुक जाओ भाई, रिसीव्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिसीव्ड हो जाएगा, यहाँ पे जैसे रिसीव्ड हो गया, ऐसे बैंक में जब आएगा तो रिसीव्ड हो जाएगा अगली एंट्री में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल एंट्री जो है बिल्कुल आसान है भाई। अगला जो है वो आ जाएगा हमारा बैंक में पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखते हैं, एट द रेट 8% डिवेंचर्स इशूड ऑन फर्स्ट कॉल
समझ गए जी? हाँ जी। तो अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा भाई 30,000, 30,000 और 30,000। लो जी, ये क्या हो गया हमारा पैसा? रिसीव्ड हो गया, पैसा बैंक में पहुंच गया भाई। ठीक है, लो जी, एंट्री खत्म हो गई, पार का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन है पार पे, पहला केस खत्म हो गया। बोलो हाँ, पहला केस खत्म हो गया। इशूड एट पार पे हमने एंट्री करनी थी। हमने सारा का सारा पैसा जो है वो देख लिया कि किस पे आ चुका है हमारा, इशूड एट पार पे आ गया। पहली एंट्री अब देख लो, एंट्री है सारी पढ़ लो भाई। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? चलो भाई बढ़िया। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आगे हम करने वाले हैं नेक्स्ट केस सॉल्व। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है हम उसमें पढ़ेंगे कि जब हम कोई भी डिबेंचर्स इश्यू करते हैं एट ए प्रीमियम पे, तब उसकी केस में एंट्री क्या होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें चेंजेस नहीं करूंगा। मैं ना अब प्रीमियम का केस आपको समझा रहा हूं, तो आपको ये एंट्रियां सेम रखूंगा बट प्रीमियम के केस में रखूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम का केस पढ़ रहे हैं। तो प्रीमियम में आप एक चीज समझोगे कि जब आपने इशू करे थे डिबेंचर, तो अब केस 2 आ गया भाई। केस 2 किस पे? एट अ प्रीमियम। प्रीमियम, ठीक है। अब हम प्रीमियम पे पढ़ रहे हैं, तो फेस वैल्यू 100 रुपीज रहेगी। अब आप जो इशू करोगे वो 110 रुपए पे करोगे, इशूड जो करोगे 110 रुपए में। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या होगी? अब 110 रुपए है, तो अब जो 10 रुपए फालतू आए हैं ना, जो 10 रुपए फालतू आए हैं वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करने पड़ेंगे 10 रुपए। तो मैंने बोला कि 10 रुपए जो फालतू है ना, वो भैया एप्लीकेशन पे भी आ गए हैं। एप्लीकेशन पे 10 रुपए फालतू आ गए हैं, तो अब उसकी एंट्री कर दो प्रीमियम वाली। ठीक है, केस सॉल्व रहेगा, केस वही रहेगा। मैंने 10 रुपए इसमें ऐड कर दिए क्योंकि ये प्रीमियम वाले थे। ठीक है, हो सकता है कभी कभार ऐसा कर दे कि 5 रुपए इस पे कर दे और 5 रुपए इस पे कर दे, 10 रुपए इस तरह से कर दे। हो सकता है इकट्ठे 10 रुपए सीधा अलॉटमेंट पे डाल दे। तो जैसे भी डाले एंट्री बस उसी में डालना है। जैसे अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट में, इशू एप्लीकेशन पे करा तो एप्लीकेशन पे डाल देना, जो जैसा इशू करे बस वैसा डालते रहना। ठीक है भाई, तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो अभी दोनों में 5-5 रुपए में ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन जो आई थी वो कितने के हिसाब से आई थी? 5 और 2 7। एप्लीकेशन पे जो पैसे आए हैं वो कितने के हिसाब से आए? 5 और 2 7, 7 रुपए के हिसाब से पैसे आए। ठीक है, अब पैसे 7 रुपए के आए हैं, तो हमारे पास शेयर्स कितने थे? हमारे पास शेयर है भाई कितने के? हमारे पास शेयर है 10,000 के। तो जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में 8% डिवेंचर आ जाएगा। अब बैंक अकाउंट में पैसा जो आएगा वो आएगा फेस वैल्यू पे। तो बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? पूरा का पूरा 70,000 के हिसाब से। ठीक है, 70,000 हमारे पास टोटल जो पैसा है वो कितना है? 70,000। आप लिखोगे 10,000 मल्टीप्लाई 7। 7 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो पूरा 5 और 2 7 के हिसाब से तो आएगा, सारा ही पैसा आएगा ना। अब हम इसमें से अगर किसी को शेयर प्रीमियम का अलग करना चाहते हैं, किसका कितना है, तो वो नीचे सेकंड एंट्री में करेंगे। ठीक है, तो देखो एट द रेट डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन पे तो सिर्फ हमें 50,000 रुपए से पैसा आया। सॉरी, टोटल पैसा लिखना है यहाँ पे। टोटल कितना पैसा आया था? 70,000। ठीक है, डिबेंचर्स अकाउंट में कितना पैसा है भाई? 2 अकाउंट है यहाँ पे, देखो समझो पहले बात को। ये जो 2 रुपए हैं ये फेस वैल्यू पे आए हैं। फेस वैल्यू मतलब डिबेंचर अकाउंट में। 5 रुपए जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, तो हम किसको डालेंगे इसमें? सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे 5 रुपए। हम डिबेंचर में नहीं डालेंगे, हम सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे। डिबेंचर्स में कितने पैसे आए? सिर्फ 2 के हिसाब से आए थे, तो 20,000 आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एंट्री और करेंगे 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो, कितने के हिसाब से? 50,000। तो भाई एंट्री हो गई खत्म। 70,000 दोनों को मिलाओगे तो हो गया बराबर। ठीक है, तो ये एंट्री एट अ प्रीमियम पे होगी जब पैसा प्रीमियम पे मांगा जाएगा। अब बात कर रहे हैं सेकंड एंट्री की, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में 5 और 5 10 रुपए आए हैं, तो अलॉटमेंट में जो भी पैसा स्टार्टिंग में आएगा तो यहाँ पर एंट्री किसके हिसाब से होगी? 10 के हिसाब से होगी। और यहाँ पर जो आएगा अमाउंट वो 1 लाख आएगा, पूरा का पूरा 50,000 नहीं आएगा। तो भाई अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए आ चुका है। ठीक है, अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए आ गया है। ठीक है, आगे पैसा अमाउंट में 1 लाख, मगर यहाँ पे देखो 1 लाख रुपए जो बैंक में है ना, अब इसमें से क्या 1 लाख रुपए इकट्ठे बैंक में आए? नहीं, इकट्ठे तो नहीं आए।
किसी का आधा आधा है, तो आधा आया फेस वैल्यू का, आधा आया सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो हमें यहाँ पे एक एंट्री और डालनी पड़ेगी 2 में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इश्यू ऑन डिबेंचर, इश्यू ऑन डिबेंचर। तो हम क्या लिखेंगे, 50,000 रुपए तो आए फेस वैल्यू से, 50,000 रुपए आए सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है, हो गई हमारी एंट्री खत्म। ये पैसा जो है वही हमारा ड्यू है, अब रिसीव्ड हो जाएगा। बैंक में कितना आएगा, पूरा का पूरा 10 लाख। जब भी बैंक में पैसा आएगा तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर 1 लाख से, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख से क्यों है। अब देखो एक चीज समझो, पहले मैंने दूसरे केस में मैंने क्या करा था, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था। जब मैंने अलॉटमेंट की करी तो मैंने पहले ही केस में सिक्योरिटी प्रीमियम डाल दिया। बच्चे पूछेंगे तो भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं करा गलत, मैंने करा सही है, क्योंकि इसमें एंट्रियां देखो, एंट्री क्या है, बैंक रिसीव्ड हुआ है, तो रिसीव्ड वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं डालना है, हमें ड्यू वाली में डालना है। तो बैंक में पैसा यहाँ पे ड्यू हुआ था, ड्यू देखो, ठीक है, बैंक वाली जो है इसमें नहीं डालना है, हमें किस में डालना है, ड्यू वाली में। तो ड्यू वाली देखो जिसमें आगे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट लिखा है, मैंने उसी में डाला है, देखो, ठीक है। और जो बैंक वाली एंट्री है उसमें तो मैंने टोटल डाला था 1 लाख रुपए और 70,000 रुपए, देखो टोटल ही आया है, समझ रहे हो। अगर इसी जगह फर्स्ट कॉल पे भी कुछ पैसा आया होता तो मैं कौन सी एंट्री में डालता, मैं बैंक में डालता या इसमें डालता, जो मेरी ड्यू की एंट्री है मैं इसमें डालता। बैंक में तो पैसा रिसीव्ड हुआ है तो मैं रिसीव्ड में नहीं डालता, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम डालता, सिक्योरिटी प्रीमियम इशूड ऑन फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे करके एंट्री का पैसा डालता। मगर हमने 10 रुपए लिए थे, 10 रुपए पूरे बराबर हो गए हैं, 5 इस पे 5 इस पे, इसके लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो ये एंट्री ऐसे की ऐसी रही और ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है भाई, कोई दिक्कत अभी तक समझ आ गया। तो ये थी हमारा केस नंबर 2 जब हमने सीखा एट अ प्रीमियम। अब हम पढ़ने वाले हैं केस नंबर 3 एट ए डिस्काउंट। भैया एट ए डिस्काउंट की एंट्री सीखने वाले हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है हमारे लिए, डिस्काउंट होता है हमारे लिए लॉस, ठीक है। और जब भी आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी चीज है उसको 98 रुपए दिखाओगे। डिस्काउंट इशू करा इस बार, ठीक है, 100 रुपए की चीज है, मेरी 100 रुपए की चीज है, मैं लोगों को 98 में दे रहा हूँ, 2 रुपए का क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, 98 में डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डिस्काउंट दे रहे हो तो पैसा कम आ रहा है, तो ये एंट्री की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एंट्री गायब कर दो, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा कि जो मेरे अलॉटमेंट पे 5 रुपए आए हैं ना, इसके अंदर इंक्लूड है, एक बात समझो, मैंने क्या बोला, जो मेरे अलॉटमेंट में 5 रुपए आए हैं ना, इसी के अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, 2 रुपए, 2 रुपए इंक्लूड है, किसके, डिस्काउंट के, किसके भाई, डिस्काउंट के, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए ये एंट्री 5 की जगह 3 है, कितनी है, 3 है। अब इसका टोटल कर लो जरा, टोटल करने में 10 नहीं बैठेगा, पूरा का पूरा कितना बैठेगा, टोटल करने में इसका 8 बैठेगा, ठीक है। तो अब जो हम एंट्री करने वाले हैं डिस्काउंट इसके अंदर इंक्लूड मैंने बताया। अब एंट्री कैसे होगी, पहली चीज तो हमें यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी, या डिलीट कह रहा हूं मैं, यहाँ से हटानी पड़ेगी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री, जो ये वाली थी, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना भाई, सारी एंट्री देखोगे पार वाली एंट्री है, पूरी की पूरी सेम है, बस मैंने क्या करा, यहाँ से कुछ एंट्री गायब करी है सिक्योरिटी प्रीमियम की, और रेट इसके सारे दोबारा से चेंज होने वाले। पहली चीज तो एप्लीकेशन पे पैसा आया 10 गुणा में 2, क्योंकि मैंने बताया था डिस्काउंट 2 रुपए का दिया है, डिस्काउंट हमने किस पे दिया है, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे अगर डिस्काउंट है 3 रुपए कम ले रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री चेंज होगी, ऊपर वाली सेम रहेगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से अमाउंट आएगा, तो भाई अमाउंट वही आएगा जो एट अ पार पे था, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो अमाउंट यहाँ पर कौन सा आने वाला है, अमाउंट आने वाला है 20,000, सिर्फ और सिर्फ 20,000, 2 के हिसाब से अमाउंट आएगा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अमाउंट जो है वो क्या आएगा, 20,000, और यहाँ पे भी क्या आएगा भाई 20,000 रुपए आ गए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड केस में, जो अलॉटमेंट का केस है, ये समझो, ये ज्यादा जरूरी है। अलॉटमेंट पे मैंने बोला कि मेरे पास 3 रुपए आए हैं, ठीक है, कितना रुपए आए हैं भाई, 3 रुपए आए हैं, और इस 3 रुपए में ना 2 रुपए तो इंक्लूड है हमारे किसके, वो है हमारे डिस्काउंट के, 2 रुपए डिस्काउंट के। तो हमारे पास जो भी पैसा आएगा अब उसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, टोटल पैसा कितना आया पहले ये बताओ, अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 5 के हिसाब से 10, तो 50,000,
तो हम डेबिट साइड में तो लिख देंगे सीधा डिवेंचर अकाउंट में 50,000 डाल देंगे, 50,000 रुपए आ गए। अब हमें क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में डिवेंचर अकाउंट में 50,000 आ गए। हमें एक डिस्काउंट की एंट्री डालनी है, तो डिस्काउंट आता है हमेशा डेबिट साइड में। डिस्काउंट कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। तो इसके नीचे एक छोटी सी एंट्री डालूंगा मैं, इसको कम करके थोड़ा सा यहाँ पे @8% ऑफ डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिवेंचर्स अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया? 3 रुपए आया, फेस वैल्यू 3 के हिसाब से तो 30,000। यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर्स @8% अकाउंट डेबिट। आपने क्या दिया है? आपने डिस्काउंट दिया है जब डिवेंचर इशू करे, तो इशू के टाइम पे आएगी, तो 20,000 रुपए का डिस्काउंट तो वहीं दे दिया मैंने। ठीक है, हो गई एंट्री खत्म। बैंक में जो पैसा आएगा, बैंक में टोटल पैसा आएगा 50,000 रुपए, पैसा 50,000 के हिसाब से आएगा। ठीक है भाई, पैसा 50,000 के हिसाब से आएगा। फर्स्ट कॉल में कुछ छेड़छाड़ करी है? फर्स्ट कॉल तो ऐसी की ऐसी है, तो फर्स्ट कॉल में हम छेड़ेंगे नहीं, फर्स्ट कॉल सेम रहेगी। तो ये एंट्री हो गई खत्म, आपकी केस नंबर 3 जो है वो खत्म हो गया। तो अभी हमने देखा कि अगर आप कोई भी एंट्री करते हो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ये 5 इफेक्ट। भाई मैंने टोटल 8 केसेस बताए थे, 5 केसेस रह गए हैं, 3 हो गए। अब ये 5 केसेस और देख लेते हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, ये 5 केसेस रह गए हैं, 5 केसेस और देख लेते हैं, तो हम आगे करते हैं स्टार्ट। तो देखो पहला केस, सबसे पहले आपको मैं बताऊं सर, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये कहता है कि आपकी ना फेस वैल्यू 100 रुपए थी, आपने इशू करा था 100 रुपए पे। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो लाइन है आप इसको डिस्काउंट मान के चलोगे। जहां पे वैल्यू 100 रुपए से कम लिखी है ना, जहां मैंने 100 रुपए से कम वैल्यू लिखी है, जैसे 95, 96, 98, तो समझ लो वो डिस्काउंट वाली है, इसलिए मैंने ऊपर एक डिस्काउंट लिख दिया। इसको मत मानना कि इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं, ये पूरा 100 रुपए पार है। क्या है? 100 रुपए है तो पार है, 100 से कम है तो डिस्काउंट होगा, और 100 से ज्यादा है तो प्रीमियम होगा। तो देखो फेस वैल्यू 100 रुपए है, फेस वैल्यू सबकी सेम है। ठीक है, पूरे के पूरे 5 केस में हमारा इशू करा, मैंने इशू करा, तो इशू पहले जो है हमने 100 रुपए पे करी, तो पहले एंट्री करने वाला हूँ पार की। तो देखो हमने पहली एंट्री ये है कि जब हमने फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशू भी 100 रुपए पे किया है और रिडम्पशन भी 100 रुपए पे किया है। अब मैं बात करने वाला हूँ रिडम्पशन के केसेस की। ठीक है भैया, मैं किसकी बात करने वाला हूं? मैं रिडम्पशन के केसेस की बात करने वाला हूं। मैं नीचे का मिटो रहा हूं, इसकी हमें कोई नीड नहीं है भाई, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो पहले तो मैं आपको एक फॉर्मेट बना के प्यारा सा दिखा दूं। ये फॉर्मेट थोड़ा सा गंदा हो रहा है, हम एक साफ सुथरा सा फॉर्मेट देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, तो फॉर्मेट समझो पहले बच्चों। फॉर्मेट बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब एंट्री देखो, एंट्री कैसे होती है? नॉर्मल एंट्री, पार की एंट्री बताना, पार वाली। तो डिवेंचर्स अगर हम रिडीम कर रहे हैं, उसकी एंट्री बाद में बताऊंगा, पहले पार वाली हम बात कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 2 में पैसा किससे आता है? तो पैसा आएगा 2 में @ जो भी डिवेंचर है, मान लो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा आ जाएगा। समझ गए? एक दूसरी एंट्री बनाने वाले, सेकंड एंट्री। अब पैसा जो है यहां से किस में जा रहा है? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बैंक में ट्रांसफर हो गया, अभी हमारे पास बैंक में ट्रांसफर आ गया, अभी हम उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि हमारा एक अलग से बैंक अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे @10% डिवेंचर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। 2 में शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, तो 2 में हम क्या लिखेंगे? @10% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये नॉर्मल एंट्री कर दी मैंने। अब इसके बाद पूरी एंट्री हमारी इसी से चलने वाली है भाई, पूरी एंट्री इसी से चलेगी, 5 केस इसी में समझाऊंगा। ठीक है, केस नंबर 1 समझो। अब ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये जब बता रहा हूँ जब डिवेंचर रिडीम्शन करते हैं, जब डिवेंचर रिडीम करते हैं, तो उसमें 5 केस होते हैं डिवेंचर रिडीम करने के। अभी जो मैंने बताया था इशू करने का बताया था, जिसमें 3 केस समझाए थे, ये जो पूरा का पूरा केस है ये रिडम्पशन का केस है। रिडीमेबल आपको एंट्री बताने वाला हूं मैं। ठीक है,
रिडीमेबल एंट्रीज। रिडम्पशन करते टाइम इन 5 एंट्री से ज्यादा बुक्स में ही नहीं होती, कोई भी बुक में नहीं होगी, ठीक है। कोई भी उठा के देख लेना, सिर्फ 5 केस आएगा। पहले आएगा, आपने अपना जो है फेस वैल्यू 100 रखा और इशू करा 100 रुपए पे और रिडेम्पशन भी 100 रुपए पे किया, ठीक है। उसकी एंट्री क्या होगी, तो बैंक अकाउंट में 100 के हिसाब से पैसा आएगा। और मैं मान के चल रहा हूँ ये एप्लीकेशन वगैरह तो भाई इसको मिटाओ, तो ये तो था जब जब इशू करी थी, ठीक है। और ये 10% नहीं है, दोबारा से बता देता हूँ, 10,000 शेयर है, सॉरी 10,000 डिवेंचर है, एट दी रेट 10% ऑन डिवेंचर इशू करे हैं मैंने, ठीक है। और अभी पहला केस की बात कर रहा हूं, केस 1, केस नंबर 1 है, ठीक है। केस नंबर 1, पहला केस क्या है कि हमने पार पे ही इशू करा, पार पे ही और रिडीम किया, ठीक है। पार पे इशू करके पार पे रिडीम किया, तो अगर 100 के हिसाब से मेरे पास पैसा आएगा 10,000 का, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हो गए, 10,000 का पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट में कितना देगा, 10 लाख रुपए आ गए। यहां पर भी 10 लाख, ठीक है। 3 2 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो अभी मैंने क्या करा, ये जो एंट्री है केस 1 की एंट्री खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, डिवेंचर एप्लीकेशन में 10 लाख आ गए, एट द रेट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में डिवेंचर्स ऑन अकाउंट, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन मनी आई थी, इशू करी थी एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा आया था। यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रांसफर इनटू बैंक, ठीक है, ट्रांसफर मनी टू बैंक अकाउंट। कौन सी मनी, एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मनी, ठीक है भाई। तो बस एंट्री खत्म, पहला केस इतना ही होता है, पहला केस हो गया कंप्लीट। सेकंड केस, दूसरे केस में आ जाओ। कह रहा है कि फेस वैल्यू तो हमारी 100 रुपए थी, फेस वैल्यू क्या थी, 100 रुपए। हमने ना इशू करा है 100 रुपए पे, हमने इशू भी 100 रुपए पे किया, मतलब कि जब एप्लीकेशन मांगी हमने डिवेंचर्स की तो 100 रुपए पे ही आई है, मगर हमने जो रिडम्पशन किया है वो 110 रुपए पे किया। तो ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, रिडम्पशन 110 रुपए पे हुआ है, मतलब कि 10 रुपए फालतू लिए रिडम्पशन के टाइम पे। तो जब कोई चीज आप यहाँ से 100 रुपए की भेज रहे हो, वहां से रिडम्पशन के टाइम पे आप उससे 110 रुपए की ले रहे हो, तो वो 10 रुपए क्या ले रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये प्रीमियम का केस है, प्रीमियम का केस होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद एट द रेट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, अभी 10 लाख से ही चलेगी एंट्री। एंट्री जब आपने एप्लीकेशन मंगाई होगी, एप्लीकेशन पे देखो कितना पैसा है, फेस वैल्यू है ये 100 रुपए, ठीक है। इशू करा आपने 100 रुपए के हिसाब से पैसा है, तो ये एंट्री ठीक है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। डिवेंचर एप्लीकेशन में भी 100 के हिसाब से है, बट अब यहाँ पे एक छोटी एंट्री और बोली है कि प्रीमियम में 10 रुपए एक्स्ट्रा मांगे हैं। तो हमने प्रीमियम में ना अभी तक 100 रुपए के हिसाब से चढ़ाया, 10 रुपए और मांगे ना, तो हम 10 रुपए क्यों नहीं दिखा रहे, 10 रुपए भी दिखाएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो आपका क्या होता है, लॉस, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस को हमेशा डेबिट करके चलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एट द रेट सिक्योरिटी प्रीमियम लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इशूड ऑन डिवेंचर पे 10 रुपए का और मांगा था, तो हमें देखो 110 के हिसाब से, 110 के हिसाब से आप अगर 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हो तो कितना पैसा बन जाएगा, 1,03,4,5,50, ठीक है। तो भाई अमाउंट ही आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो आपका अमाउंट आ गया 11 लाख रुपए। कितना आ गया, 11 लाख रुपए। तो मैंने लिख दिया 11 लाख रुपए, एक जीरो कम कर दी, 11 लाख रुपए आ गया। मगर सारा 11 लाख इसमें तो नहीं आएगा, हमें ना 10 लाख रुपए तो यहाँ दिए हैं और 1 लाख रुपए जो आए हैं वो अलग से आए हैं। 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम पे आए हैं, तो आप इस तरह से एंट्री करोगे उसकी, और नीचे टोटल में डालोगे 11 लाख, 11 लाख टोटल 11 लाख आए हैं। समझ आ रही है, या तो आप ऐसे एंट्री कर सकते हो सेकंड केस की, और अगर आप इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहते हो, अलग सा अकाउंट बनाना चाहते हो, तो उसमें आप एंट्री कैसे करोगे, तो उसमें आप करोगे सिंपल से एक और अकाउंट बनाओगे, ऐसी अलग बता रहा हूँ, 3 एंट्री करनी पड़ जाएगी, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, फिर इसकी अलग से, ये एंट्री यहाँ नहीं डलेगी अलग से, और ये अमाउंट पुराना वाला रहेगा 10 लाख वाला, और ये जो 1 लाख का अमाउंट है इसके लिए अलग से एंट्री बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है।
तो कंबाइन एंट्री अगर आपको नहीं करनी तो कोशिश करना कंबाइन मत करना, अलग से करना। अगर मैं सिखा रहा हूं तो आप सेम अमाउंट लिखोगे @सिक्योरिटी प्रीमियम लॉस ऑन इश्यूड ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए आया है? 1 लाख रुपए। यहां पर हमने इसी के अंदर एडजस्ट कर दिया था डिबेंचर एप्लीकेशन का नाम डाल के, बट यहां पे हम लिखेंगे 2 में प्रीमियम लॉस ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर। ठीक है, कि हमने इशू करा था तो उस टाइम पे हमने पूरे के पूरे अमाउंट दिए हैं। हमने इशू करा तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब इशू करते टाइम है ना तो 1 लाख रुपए फालतू दिए हैं, और रिडम्पशन जब कर रहे हैं तो उसमें भी हमें से 1 लाख रुपए फालतू लिए हैं 5। तो भाई ये एंट्री अलग से अगर आप करना चाहो तो ये एंट्री कर सकते हो। तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और थर्ड एंट्री, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट कुछ बच्चे सेम एक ही में कर देते तो एक में करना चाहो एक में कर सकते हो, बट ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप अलग कर सको तो। ठीक है, तो ये था केस नंबर 2 जब आपके प्रीमियम होती है कोई। केस नंबर 3 कह रहा है कि आपने जो है 100 रुपए की फेस वैल्यू पे शेयर इशू करा। शेयर की जो फेस वैल्यू है 100 रुपए, हमेशा फेस वैल्यू 100 है। इशू जो करा है वो 95 पे करा है और रिडम्पशन जो है वो 100 पे करा है। मतलब कि आपने जब लोगों को शेयर दिया तो वो 95 पे उनको दिया, और अब उनसे जो ले रहे हो 100 रुपए में दे रहे हो, तो आपने एक डिस्काउंट पे तो इशू करा है। आपने जब अपना शेयर बांटा तो 95 रुपए, मैंने अपनी चीज किसी को 95 में दी, अब मैं उससे 100 रुपए में ले रहा हूँ, तो मेरे को क्या है डिस्काउंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, 95 का डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट की एंट्री करूंगा। तो डिस्काउंट की एंट्री कैसे करोगे? और याद रखना मैंने बताया था एंट्री ड्यू में होती है, बैंक में नहीं होती। जो भी चेंजेस आप करोगे, बैंक हमेशा नॉर्मल रहता है, एंट्री हमेशा ड्यू के अंदर चेंज होती है, जो भी आप यहाँ पे करते हो। ठीक है, बैंक में नहीं करनी, ड्यू में करनी है, नीचे वाली एंट्री में चेंज होएगा। ठीक है, तो अमाउंट भी चेंज होगा, अमाउंट मिटा देते हैं भाई। तो भाई फेस वैल्यू ये थी, हमने इशू करा कि 95 पे, इशू 95 पे करा है, तो एप्लीकेशन पे पैसा कितने के हिसाब से आया हुआ? 95 के हिसाब से आया हुआ। 1 2 3 4। ठीक है, 10,000 शेयर थे, 95 का एक था, तो पैसा इतना ही तो आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 95, इसको कर देंगे 95। तो अब ये जो एंट्री मैंने करी है, बैंक अकाउंट डेबिट में इशू के हिसाब से पैसा आया, और ये हमारे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड है। तो अब बैंक में आएगा जो पैसा, इसमें हमने डिस्काउंट दिया हुआ है ना। तो हमने जब इशू करे थे शेयर्स, तो उसमें हमने देखा था, हमने डिस्काउंट जो दिया था, तो भाई शेयर्स इशू हुए हैं 100 के हिसाब से, शेयर्स इशू हुए हैं 100 के हिसाब से, तो मतलब कि पूरा 10 लाख रुपए। ठीक है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा आया वो बताओ। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में आया भाई 95 के हिसाब से पैसा, 95 के। क्या ये बराबर है 95,000 और ये इतने का है? तो अभी भी 5 रुपए की कमी बैठ रही है, मतलब कि 50,000 की कमी है। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट ऑफ इशूड ऑन डिबेंचर्स। इशू करते टाइम पे डिस्काउंट दिया था लोगों को, 50,000 रुपए जो है वो डिस्काउंट में डल गए। तो अब एंट्री ऐसी होगी। ये केस नंबर 3 है हमारा। इसको भी अलग करना चाहो तो अलग कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हमारी केस नंबर 3 हमने डिस्कशन किया। कौन सा केस था? 3। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 क्या कहता है कि जब हम जो है डिबेंचर 100 रुपए का जो है फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स 95 रुपए में इशू करेंगे और 110 रुपए में जो है वो रिडीम करेंगे। अब भाई इसने एक खतरनाक बात कह दी। बात क्या है? केस नंबर 4 क्या है कि ना डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का हमने फेस वैल्यू थी उसकी, ठीक है, 95% पे इशू करा। मैं आपको बोलूं कि मैं अपनी चीज 95 की दूंगा और आपसे 110 रुपए लूंगा, मानोगे? तो भाई कुछ बुक्स वाले ऐसा कर देते हैं केस देने के लिए, बट बहुत कम कंपनी, ना के बराबर कंपनी है जो इस केस को फॉलो करती है। 95 रुपए में चीज देके और 110 रुपए उससे लेना, ठीक है, अपनी चीज 95 में दे रहे हैं। तो इशू जो कर रहे हैं वो 95 पे कर रहे हैं, तो इशू की एंट्री यही रहेगी। इशू में पैसा 95 के हिसाब से आएगा। ठीक है, जब डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट बनाओगे तब इसमें कितना पैसा आएगा? तो भाई डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में भी पैसा जो है वो आएगा 95,000 के अकॉर्डिंग आएगा। देखो 95,000 के अकॉर्डिंग आपके पास पैसा आया, ठीक है।
आपने ना क्या बोला 110 रुपए का, ये देखो केस नंबर चौथा, रिडीम किया 110 रुपए पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। और मैंने आपको बताया था आप लिखोगे @ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो इशू ऑन डिवेंचर पे कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा है, डिस्काउंट भी आ रहा है, दोनों चीजें इस बार आ रही है। पहले ऊपर वाले केस में एक डिस्काउंट आता था या फिर एक प्रीमियम आता था, चौथे केस में दोनों ही चीज आ गई कंबाइन करके, डिस्काउंट भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और डिस्काउंट दिया हुआ है 55 का। अब देखो बैलेंस कर लो दोनों का कितना आ रहा है, तो देखो 95,000 और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा का 10 लाख, ठीक है। तो अब कितना हो गया टोटल अमाउंट, अब इसको जोड़ेंगे तो 1,05,000, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एंट्री और करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो यहां पर हम एक एंट्री कर सकते हैं, या तो हम इसको अलग अलग करें, या तो हम इसको अलग अलग करें। बैंक अकाउंट में जो पैसा आना था, 1 मिनट, बैंक अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है भाई 10 लाख के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसको देखोगे आप, ये कितना हो जाएगा, इनको आप कैलकुलेट करोगे तो 9,50,000 और 1 लाख हो गया 10,50,000। 10 लाख रुपए तो आपके इक्विटी में आ गए, मतलब कि आपका जो डेप्ट में उसमें आ गया, और 50,000 का आपने दे दिया था डिस्काउंट, 95 पे शेयर इशू हुआ है ना, तो आपने उसको दे दिया डिस्काउंट। तो अब दोनों के दोनों 10,50,000 हो गए और एंट्री हो गई बराबर। आप इस तरह की एंट्री पास करोगे कब, जब आपका प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही केस बोलो एक साथ, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर 4। एक लास्ट आ गया केस नंबर 5। केस नंबर 5 जो है वो हमारा कहता है, आपने 100 रुपए पे जो चीज है वो फेस वैल्यू वाली चीज है, 110 रुपए पे क्या करी, इशू करी। मतलब कि आप 110 रुपए ले रहे हो और उसको बाद में बोल रहे हो कि भाई 100 रुपए जो है ना वो मैं रिडीम्पशन के टाइम पे दूंगा, ठीक है। 100 रुपए 110 रुपए की चीज मैं किसी को दे रहा हूँ और लेते टाइम उससे 100 रुपए लूंगा, तो वो देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा भाई। मैं अपनी चीज को तो ज्यादा रुपए में बेच रहा हूँ बल्कि, और उससे जब ले रहा हूँ 100 रुपए में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जो हमारा डिस्काउंट है वो एक तरह से प्रीमियम में आ जाएगा। तो आप 110 के हिसाब से ले रहे हो, तो जो एंट्री करोगे वो कैसे करोगे, आपका स्टार्टिंग में पैसा जो आएगा वो 110 के हिसाब से आएगा भाई। पैसा जो है वो 110 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 11 लाख। तो हम एंट्री करेंगे 11 लाख, तो 11 लाख के हिसाब से पैसा आएगा, ठीक है। एक तो ये बोर्ड काला क्यों हो जाता है, समझ नहीं आ रहा भाई। तो 11 लाख के हिसाब से पैसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, यहाँ पे आपको जो पैसा आएगा, यहाँ पे लिखा है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आप लिखोगे 11 लाख। इस जगह आपने क्या लिखा, 11 लाख रुपए पूरे के पूरे, ठीक है। अब आपका कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम में तो हमने 100 रुपए के हिसाब से दिया है, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज नहीं किए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। बट हमने डिस्काउंट दिया था, हमने डिस्काउंट जब इशू करा था ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है 1 लाख का, 1 लाख का। एंट्री ये हो जाएगी, अब इसकी देख लो, ठीक है। ये केस नंबर 5 की एंट्री है, जब आप कोई भी चीज रिडेम्पशन करते हो, पैसा ज्यादा दे रहे हो, रिडेम्पशन के टाइम पे कम ले रहे हो, तब केस नंबर 5 ये होगा, ठीक है। केस नंबर 6 की बात करते हैं। केस नंबर 6 को मैंने एक अंडरलाइन करा है, जैसे ये केस मेरे को बताना नहीं चाहिए, बता रहा हूं। केस नंबर 6 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। केस नंबर 6 कह रहा है कि आपने इशू करा है प्रीमियम पे और रिडेम्पशन भी कर रहे हो प्रीमियम पे। एक बात बताओ, आपकी शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो क्या आप किसी भी चीज को 110 रुपए में इशू कर पाओगे? चलो मान लो 110 रुपए में इशू कर दिया, केस नंबर 5 में भी आप बोलोगे भैया इशू तो हमने 110 में करा था, बट बेटा यहाँ पे जब हमने रिडेम्पशन करा था, तो रिडेम्पशन के टाइम पे हमने उनसे 100 रुपए लिए थे, तो फायदा उनका हो रहा था, हमारा नहीं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 110 रुपए में इशू भी कर रहे हैं और हमें चाहिए भी 110 रुपए, चाहिए भी कितने, 110 रुपए चाहिए। तो इसी कारण से एक केस एग्जिस्ट नहीं करता। आप किसी को अपनी चीज ज्यादा रुपए में दे रहे हो, उससे बाद में ज्यादा में लोगे, जब चीज की वैल्यू 100 रुपए है, आप ज्यादा में कैसे इशू कर सकते हो? तो कुछ कंपनियां ये इशू कर सकती हैं, बट एक केस होना चाहिए क्या,
केस ये होना चाहिए कि कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बंदा आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करके ज्यादा में भी शेयर उठाने को तैयार हो जाए, आपका जो डिवेंचर्स है वो लेने को तैयार हो जाए। और ऐसा बहुत कम केस में होता है, तो इसीलिए इसकी कोई जनरल एंट्री ना बुक में आएगी कभी, ना एग्जाम में आएगी कभी। ठीक है, तो ये टोटल 8 केस थे, 5 ये थे, 5 थे इशू के, सॉरी 3 इशू वाले थे, 5 रिडेम्पशन के केस थे। टोटल 8 केस मैंने आपको समझा दिए, हर एक पॉसिबल जनरल एंट्री आपको बता दी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो है 4th इशू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत कुछ भी जो सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी को बाकी प्रैक्टिस के लिए नोट्स वगैरह चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर गिवन है, कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स को भी इजीली बाय कर सकते हो। नोट्स रेडी हो चुके हैं और आप नॉर्मली व्हाट्सएप कॉलिंग या मैसेज कर दो भाई नोट्स परचेज करने, वहां से आप नोट्स मिनिमम अमाउंट देके पे करके खरीद सकते हो। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, जो कि एक लास्ट यूनिट रहेगा, ये शायद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो भी जल्दी ले आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड कीप फॉर वॉचिंग।